नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटर और आप देख रहे हैं देवम। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि हमारे आसपास के पड़ोसी जो देश हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उन मुल्कों के हालात ज़रा गंभीर हैं। वो इस्लामिक मुल्क जिनकी शायद स्थितियां लगातार खराब होती दिखाई दे रही हैं। पहले पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, गिर जाना, वहाँ की सरकार का गिरना, उसके बाद बांग्लादेश की स्थितियां खराब हो जाना, बांग्लादेश का गिर जाना, बांग्लादेश का टूट जाना, बांग्लादेश की सरकार का गिर जाना। वैसा ही एक इस्लामिक देश और नज़र आ रहा है। इसमें संसद का गेट तोड़ घुस गए प्रदर्शनकारी और बांग्लादेश जैसा ही इस इस्लामिक देश का हाल होने वाला है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। चंद महीने पहले तक यह मुल्क एक फलता फूलता इकोनॉमी वाला देश था। यहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ भारत को साधते हुए देश की आर्थिक प्रगति को लेकर अरबों खरबों डॉलर फंड ला रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मुल्क में उनके खिलाफ एक आग सुलग रही थी, या फिर यूँ कहूँ कि विपक्षी पार्टियों द्वारा सुलगाई जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री उस धुएं को नहीं समझ पाई। फिर अचानक मुल्क में उनके खिलाफ विद्रोह भड़क गया और उन्हें अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। वहाँ भड़की हिंसा में 1000 के करीब लोग मारे गए। बीते करीब 3 हफ्तों में इस मुल्क में हर व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कई हमले भी हुए। पूरा देश अराजक तत्वों के हाथ में चला गया। खैर, आज हम इस बांग्लादेश की नहीं बल्कि भारत के एक और करीबी इस्लामिक या मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। यह भी बीते कुछ सालों से बेहद तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है। इसकी आर्थिक प्रगति को आप इसी से समझ सकते हैं कि इनसे रिकॉर्ड समय में अपने मुल्क में बुलेट ट्रेन चला दिया। ये अत्याधुनिक राजधानी बना रहा है जिस पर अरबों डॉलर खर्च हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि ये अत्याधुनिक राजधानी दुनिया के एक सबसे विकसित शहर लंदन को भी मात देने वाला होगा। 28 करोड़ की आबादी वाला है ये मुल्क। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। यहाँ की आबादी करीब 28 करोड़ है। ये मुल्क सैकड़ों द्वीपों का मुल्क है। यहाँ के कुछ इलाकों में हिंदू समुदाय की आबादी भी अच्छी है, लेकिन यह मुल्क भी बीते कुछ समय से नागरिकों के विरोध प्रदर्शन का शिकार है। दरअसल यह पूरा बवाल इंडोनेशिया के मौजूदा राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनके बेटे से जुड़ा है। उनकी सरकार संसद के जरिए देश के जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करना चाहती है। वहाँ चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 30 साल है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जोको विडोडो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं, उसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन उसकी उम्र अभी 29 साल है। ऐसे में वह संसद के जरिए इस जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना चाहते हैं। उनके इस प्रस्ताव को वहाँ की न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए बीते कुछ समय से लोग सड़कों पर उतरे। यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी संसद का दरवाजा तोड़कर उसमें घुस गए। कई अन्य अहम इमारतों में उन्होंने तोड़फोड़ किया। जनता सरकार से सवाल कर रही है कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। हालांकि अब इन विरोध प्रदर्शन के आगे सरकार झुक गई है। उसने इस विधेयक पर चर्चा को अगले सत्र के लिए टाल दिया है। लेकिन राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनकी सरकार के खिलाफ उठा विरोध का ये सवाल अन्य मुद्दों की ओर भी डाइवर्ट हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा नई राजधानी पर विवाद का है। जोको विडोडो की योजना थी कि वह अपने 10 साल के शासन में इस राजधानी का निर्माण पूरा कर लेंगे, लेकिन उनका शासन इस साल खत्म होने जा रहा है। लेकिन नई राजधानी करने का काम अधूरा पड़ा है। इस राजधानी के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों की ज़मीन ली गई, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसको लेकर भी वहाँ की जनता में राष्ट्रपति के प्रति नाराजगी है। आज की खबर में इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और आप देख रहे हैं देवम्बाट। आपने देवम्बाट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए देवम्बाट को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए देवम्बाट को। मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।